नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम के तहत, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 अहमदाबाद में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। देखिए, दो कथन है, आपको बताना है कि कथन एक सही है, कथन दो सही है, कि दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ध्यान से पढ़िए, जल्दी से बताइए, 10 सेकंड है आप सभी लोगों के पास। 10 सेकंड है और कमेंट देखिए सभी को करते रहना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा केवल दो। और क्यों होगा, थोड़ा सा लोग व्याख्या देखिए। देखिए, जो तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है? तो केंद्रीय पोत परिवहन एवं नौवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसका जो है वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया था। तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इधर जो यूपी कमीशन जो पूछ रहा है वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो और ऐसे ही क्वेश्चन करने की आप लोग भी अब आदत डालिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम था। इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह की स्थायी सदस्यता मिली। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये अभी आप सभी जान रहे होंगे कि जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन है वो भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया हाल ही में। तो उसी से संबंधित ये सारे स्टेटमेंट हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। एक तीन सही है, दो तीन सही है, एक दो सही है, कि सभी सही है। जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सभी। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। ये कलर कैसे चेंज होगा इसका, रेड कलर में? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट करते रहिए आप सभी। लो, हो गया। लो, छोड़ो, चलो कोई नहीं, हो जाएगा। ये इरेज भी नहीं हो रहा है। इसको इरेज करो, कैसे इरेज किए थे? नहीं हो रहा है। तो चलिए ठीक है, आप लोग बताइए इसमें क्या होगा। और इसका होगा डी। इसमें देखिए तीनों ऑप्शन सही हैं, एक दो तीन। देखिए नौ, थोड़ा सा इसकी व्याख्या आप लोग देखें। देखिए, 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो प्रगति मैदान के भारत मंडपम में। प्रगति मैदान में एक भारत मंडपम बनाया गया था, वहां हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? भारत में। और इसका जो मुख्य विषय था वो था वसुधैव कुटुंबकम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा में निश्चित पूछा जाएगा। जिसका थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम। यह शिखर सम्मेलन पहली बार भारत की अध्यक्षता में देश में आयोजित हुआ। मतलब पहली बार जो है ये शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो भारत में हुआ था G20 का। और कौन सा था? तो वो था 18वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। भारत की G20 अध्यक्षता में 60 स्थानों पर 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गई। मतलब ये भी महत्वपूर्ण है कि आप सभी देख रहे होंगे कि जितने भी महत्वपूर्ण स्टेट थे
वहाँ की जो शहर थे वहाँ ये आयोजन हुआ। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में लीजिएगा तो ये वाराणसी में हुआ, लखनऊ में हुआ, नोएडा में हुआ, तो उसी तरीके से हुआ। तो 60 स्थानों पर 200 से ज़्यादा बैठकें हुई थी। और ये हमारा जो है RO का आप सभी जान रहे हैं कि बैच चल रहा है, परीक्षा भी बहुत निकट है, तो आप लोग इस बैच से जुड़िए। फी भी बहुत कम है, और चूंकि अभी ये इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लास्ट परीक्षा के लास्ट समय टेस्ट सीरीज की बहुत भूमिका होती है। आप साल भर क्या पढ़े हैं वो 1 महीने पहले उसकी कोई भूमिका नहीं रह जाती, भूमिका रह जाती है तो केवल टेस्ट सीरीज की, आपने कितना टेस्ट सीरीज लगाया और आपकी कितनी एक्यूरेसी है प्रश्न को करते समय। तो इसमें ये बहुत सहायक होगा क्योंकि आपको यहाँ डेली क्यूज मिलेगा, उसको कराया जा रहा है, साथ ही साथ PDF टेस्ट हो रहा है, तो ये बहुत ही फ्रूटफुल है आपके लिए। और अधिक जानकारी के लिए 7303075007 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग आपको और डिटेल से देंगे। देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि 17 सितंबर 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया? फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अमेरिका। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, 10 सेकेंड है आप लोगों के पास, 10 सेकेंड है, कमेंट करें। जल्दी से बताएं आप लोग। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा सऊदी अरब। और थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखें क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए शांति निकेतन को शामिल किया गया है तो ये सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शामिल किया गया था, ये तो हो गया। अब यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण है ये आपसे पूछेगा कि शांति निकेतन के क्या पहले भी वेस्ट बंगाल, आप सभी जानते हो कि शांति निकेतन वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो क्या वहाँ के और भी स्थल शामिल हैं? तो हाँ, उसके शांति निकेतन के पहले वो 2 स्थल और भी हैं, मतलब शांति निकेतन तीसरा स्थल है। वो 2 स्थल कौन से हैं? तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बाद शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल बन गया है और भारत का 41। मतलब वेस्ट बंगाल के संदर्भ में पूछा जाए तो तीसरा है, और अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो 41वां स्थल है। इसका ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है कि आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए। अब थोड़ा सा शांति निकेतन के बारे में भी जान लीजिए। जो इसकी स्थापना है 1863 में, शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के तौर पर की थी। वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम पर आधारित रेजिडेंशियल स्कूल, मतलब आवासीय स्कूल और आर्ट सेंटर में परिवर्तित कर दिया 1901 में। और 1921 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। विश्व भारती को वर्ष 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। तो ये जो डाटा है ये शांति निकेतन के बारे में है। और इसका थोड़ा सा डिटेल्स इसलिए बता दे रहे हैं कि हो सकता है कि आपको डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन ना मिले, लेकिन व्याख्या से तो मिलना तय है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा, तो अगर वहां से नहीं मिल रहा तो यहाँ से मिलेगा। मतलब अगर दोनों मिला के आप पढ़ेंगे तो आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो गलत नहीं करेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 अक्टूबर 2023 को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए साहित्य के नोबेल की बात हो रही है। इस वर्ष यह पुरस्कार ब्रिटिश लेखक जॉन एर्नॉक्स को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार नौनमेसी नाटकों और गद्य के लिए जो अन्य कही को आवाज देते हैं के लिए प्रदान किया जाएगा। तो देखिए साहित्य के नोबेल के लेकर 2 स्टेटमेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि ये स्टेटमेंट एक सही है कि 2 सही है कि दोनों सही है कि कोई नहीं सही है। और सभी लोग कमेंट करें कि इसका उत्तर क्या होगा। 4 नंबर आप सभी बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। साहित्य के नोबेल की बात हो रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। और क्यों गलत है
तो आप लोग थोड़ा सा व्याख्या देखें। देखिए 5 अक्टूबर 2023 को स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम द्वारा घोषित किया गया, मतलब ये भी महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा, तो स्वीडिश एकेडमी है स्टॉकहोम में, मतलब ये स्वीडन का है, उसके द्वारा घोषित किया गया। इस वर्ष यह पुरस्कार नॉर्वे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहाँ के लेखक है, नॉर्वे के लेखक जान ओलाव फोसे को दिया जा रहा है। यह सम्मान उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज देते हैं के लिए प्रदान किया जाएगा। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नॉर्वे के हैं जो लेखक हैं, क्या नाम है, जान ओलाफ फोसे। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार, देखिए 23 की तो बात हो गई, हो सकता है कि कमीशन जो है वो एक कदम पीछे आके पूछे और कहे कि 2022 का, तो 2022 का यह पुरस्कार फ्रांस की लेखिका एनी एरनॉक्स को दिया गया, जो फ्रांस की लेखिका है 2022 का। हालांकि बहुत कम संभावना उनके पूछे जाने का, लेकिन यदि आप पूछा जाएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2023 का नॉर्वे के लेखक हैं, कौन है, जान ओलाफ फोसे हैं, और फ्रांस की जो लेखिका है वो 2022 में पाई हैं, और नाम है इनका एनी एरनॉक्स। और यह पुरस्कार पाने वाली पहली फ्रांसीसी लेखिका थी। तो चलिए इसकी कोई बहुत उपयोगिता नहीं अभी। जान ओलाफ फोसो के प्रमुख कृतियों में मेलन छोलिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि इनकी जो कृतियां हैं, क्योंकि ये साहित्य है तो साहित्यकार हैं तो कुछ लिखेंगे, तो इनकी जो कृतियां हैं वो मेलन छोलिया और मॉर्निंग एंड इवनिंग शामिल हैं, इनकी जो कृतियां हैं। तो हो सकता है कि इनकी कृतियों से भी क्वेश्चन बन जाए, तो मेलन छोलिया और मॉर्निंग एंड इवनिंग जो इनकी कृतियां हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 6 अक्टूबर 2023 को नोबेल शांति पुरस्कार। देखिए अभी आपने साहित्य को पढ़ लिया, अब हमारा है शांति पुरस्कार, पीस प्राइज 2023 की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष यह पुरस्कार जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। वह यह पुरस्कार पाने वाली 16वीं महिला होंगी। आप बताइए कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कि दोनों सही है, कि कोई नहीं सही है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और देखिए आज जो हमारे इसका टेस्ट का शेड्यूल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से तो बहुत संभावना है आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिले, तो बहुत ध्यान से हल करिएगा और कमेंट सभी लोग करते रहिएगा, कमेंट सभी को करते रहना है। जल्दी से बताएं 5 नंबर इसका उत्तर होगा क्या। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है ए, वो एकदम सही है। देखिए इस वर्ष जो पुरस्कार है वो एकदम मिला है नरगिस मोहम्मदी को। और दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इसको डिटेल से देख लीजिए कि 6 अक्टूबर 2023 को द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो द्वारा घोषित, मतलब यह पुरस्कार जो है घोषित किया किसके द्वारा, द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो द्वारा, जो नॉर्वे में है। और इस वर्ष यह पुरस्कार जेल में बंद, वही जो स्टेटमेंट है आपका, ईरानी, बहुत ध्यान रखिएगा किस देश से हैं, क्योंकि हो सकता है इराकी दे दे, अफगानी दे दे, आप कंफ्यूज हो जाए, तो ईरान की रहने वाली हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। वह यह पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेटमेंट में क्या दिया था, 16वीं। तो ऐसे ही आयोग क्या करता है कि कुछ तूफानी करने के चक्कर में ऐसे स्टेटमेंट दे देगा, तो आप लोग इससे भी अलर्ट रहिए, क्योंकि ये जानिए कि कौन सी महिला है, तो ये 16वीं महिला है। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए प्रदान किया जाएगा। भाई मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, और ईरान में तो महिलाओं की स्थिति कैसी रही है अभी हाल के वर्षों में, तो आपने देखा ही है कि वहाँ कितने बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हुआ है, तो कुछ छिपा नहीं है। वह ईरान के डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की उपाध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि एक स्टेटमेंट ये भी दे दे और फिर क्वेश्चन बना दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनके बारे में जान लीजिए कि इनकी एक उपलब्धि ये भी है कि डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो है उपाध्यक्ष भी है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य यह सम्मेलन शंघाई में संपन्न हुआ। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कजान रूस में आयोजित होगा। देखिए ये 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित है ये प्रश्न, और दो स्टेटमेंट है, आपको दोनों को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि कथन एक सही है, कथन दो सही है, कि दोनों सही है, कि कोई नहीं सही है। और सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं, 6 नंबर कमेंट करके जल्दी से बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर देखिए, इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है, क्योंकि प्रश्न में क्या कहा था, कौन सा कथन सही नहीं है, इसका बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करेंगे कि इसको ध्यान से देखते नहीं है परीक्षा में, और कम से कम 2-3 प्रश्न ऐसे ही गलत होते हैं कि आपने जो है वो स्टेटमेंट को ठीक से नहीं पढ़ा, प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ा, उसमें नहीं है पूछा जा रहा है कि है पूछा जा रहा है। तो ये सब भी बहुत ध्यान रखिएगा। तो चूंकि इसमें नहीं है पूछा है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। और ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, आप थोड़ा सा व्याख्या में देखिए। देखिए 15वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो आयोजित कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। भाई दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है तो वहाँ के राष्ट्रपति ही करेंगे, तो उनके राष्ट्रपति का नाम भी जान लीजिए, सिरिल रामाफोसा है। और इसका जो मुख्य विषय है, देखिए ये महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि ब्रिक्स का जो 15वें ब्रिक्स का जो मुख्य विषय है, तो ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद, ये इसका मुख्य विषय है। और इसका आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे 4 दे देगा और उसे पूछेगा कौन सा है, तो ये ध्यान रखना है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि अभी लिख देगा ऑप्शन में कि राष्ट्रपति गए थे, उपराष्ट्रपति गए थे, या विदेश मंत्री गए थे, या डिफेंस मिनिस्टर गए थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये बड़ा इवेंट है और भारत के लिए बहुत अहम भी है। ब्रिक्स जो है बहुत, भारत चूंकि संस्थापक सदस्य भी रहा है, तो यहाँ भारत की जो उपलब्धता रहती है वो हमेशा रहती है। और महत्वपूर्ण तो ये है कि यहाँ खुद भारत के प्राइम मिनिस्टर खुद शिरकत करते हैं, मतलब प्रतिभाग करते हैं। इसमें ब्रिक्स देशों के नेताओं ने राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग के मुद्दे पर चर्चा की। साथ ही ब्रिक्स में 6 नए देशों, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 6 नए देशों की बात हो रही है। अब आपको एक स्टेटमेंट बना के ऐसे ही पूछ लेगा कि ब्रिक्स में कितने नए देशों को शामिल करने की बात हुई है, 4, 5, 6, 7, तो कंफ्यूज नहीं होना, 6 देशों की बात हो रही है। और वो 6 देश कौन से हैं, अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथोपिया और मिस्र को शामिल करने पर सहमति बनी है। अब एक छोटा सा नोट ये है कि 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 2024 में रूस के कजान शहर में किया जाएगा, जो आपके स्टेटमेंट में भी है। तो जो 15वां है वो कहाँ हुआ है, वो चाइना में नहीं हुआ है, वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। और जो 16वां होगा वो कहाँ होगा, वो होगा आपका रूस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी, पुणे में, जमशेदपुर में, बेंगलुरु में, बोकारो में। आप लोग जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। और आप लोग जब भी पढ़िए, अगर कभी आ जाए, क्योंकि यहाँ देखिए देश का पहला, विश्व में पहला, या फिर जिस स्टेट की आप परीक्षा दे रहे हो अगर पूछ ले राज्य का पहला, तो वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होता है और उसका जो है परीक्षा में आने की उसकी बहुत संभावना होती है। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। जल्दी से 7 नंबर का कमेंट करके बताइए क्या होगा उत्तर, 7 नंबर बताइए, सभी कमेंट करें 7 नंबर को।
और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है जमशेदपुर, वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा जमशेदपुर। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं तो ये हो गया। हाँ ये देख लीजिए कि स्थापना की जाए किस, मतलब TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये टाटा मोटर्स के द्वारा ये पहल की जा रही है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि टाटा के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है और इसमें कुछ खास नहीं है। 31 मई 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और यूपी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, NHPC लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 8 नंबर, सभी कमेंट करें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देखिए इस समझौते के तहत कंपनियां फ्लोटिंग और ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करेंगी। इसकी स्थापना रिहंद जलाशय, अन्य जल क्षेत्र और किसी भी उपलब्ध खाली पड़ी भूमि पर किया जाएगा। कंपनियां अयोध्या शहर के सोलर इजेशन के लिए भी समर्पित सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम भी विकसित करेंगी। मतलब अयोध्या शहर के लिए आप सभी जान रहे हैं कि अयोध्या शुरू से बहुत ही ऐतिहासिक धार्मिक पौराणिक स्थल रहा है, उसका महत्व तो हमेशा रहा है। लेकिन चूंकि इधर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और सरकारें भी उस पर बहुत मेहरबान है अयोध्या जी पे, तो वैसे भी महत्वपूर्ण घटना है ये तो, और वहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नवा है हमारा आदित्य L1, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न तो बहुत संभावना है कि ये आपके परीक्षा में आपको मिले, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए आदित्य L1 मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 2 सितंबर 2023 को इसरो द्वारा इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मतलब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसे इसरो के PSLV C58 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। आपका ये 2 स्टेटमेंट आपको बताना है कि एक स्टेटमेंट सही है, 2 सही है, कि दोनों सही है, कि कोई नहीं सही है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, आप सभी लोग कमेंट करें जल्दी से। आदित्य L1, और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है केवल एक, वो एकदम सही है। क्योंकि देखिए ये जो है PSLV C58 नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि पहला तो सही है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही इसका उद्घाटन हुआ। और थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। देखिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया? 2 सितंबर 2023। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट याद रखिए, क्योंकि यूपी कमीशन या स्टेट कमीशन जो है वो डेट भी पूछते रहते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि 2 सितंबर 2023 को ये मिशन लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। किसके द्वारा? ये इसरो का है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, शुद्ध देशी है, इसमें किसी विदेश से हमने कोई सहयोग नहीं लिया है, न तो यूरोपीय एजेंसी से, ना तो रसिया से, ना ही अमेरिका से, ये हमारा खुद का है। और किस प्रक्षेपण यान से? तो चूंकि देखिए स्टेटमेंट में क्या था, PSLV C58 की बात थी, तो वो गलत है। PSLV C57 XL की बात है, और इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये व्हीकल जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो 57 की बात हो रही है। यह सूर्य के अध्ययन के लिए भारत द्वारा भेजा जाने वाला पहला मिशन है। आप नाम ही से जान रहे हो, क्योंकि आदित्य है तो आदित्य सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये सूर्य से ही संबंधित है। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये भारत द्वारा पहला मिशन है। आप स्टेटमेंट में ऐसे दे दे कि भारत द्वारा भेजा गया दूसरा मिशन है, तीसरा मिशन है, तो नहीं, ये पहला मिशन है, इसका भी ध्यान रखना है।
किसके द्वारा? सूर्य के लिए है। इसे पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन दूर स्थित लैग्रेंज पॉइंट 1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये लैग्रेंज पॉइंट 1 भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके 5 पॉइंट होते हैं। L1 जैसे देखिए यहाँ लिखा है L1, L2, L3, L4, L5, तो ये L1 की बात कर रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर थोड़ा सा आप लैग्रेंज पॉइंट क्या है इसके बारे में जान लीजिए कि यह अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहां सूर्य मतलब सन और पृथ्वी अर्थ के बीच लगने वाला आकर्षण बल शून्य हो जाता है। कि मतलब जो L1 पॉइंट है वहां जो सूर्य का आकर्षण बल ग्रेविटी जो कहते हैं और पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो खत्म हो जाता है, मतलब वहां दोनों का आकर्षण बल खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है। वही है L1 पॉइंट। और कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर ऐसे 5 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5। अभी जो हमारा प्रयास है वो L1 के लिए है। आप ध्यान रखिए कि ये हमारा प्रयास L1 के लिए है। इसका नाम इतावली फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया। ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा कि जो ये लैग्रेंज पॉइंट नाम रखा गया है तो ये किसी वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है। वो वैज्ञानिक कौन थे? तो वो इटली के वैज्ञानिक थे। इटली और फ्रांसीसी मतलब ये मिक्स थे, मतलब इतावली फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर ये रखा गया है। तो चलिए अगला देखिए स्टेटमेंट। वरुण 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यह भारतीय और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। सितंबर 2023 में इसके 21वें संस्करण का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित हुआ। आपको बताना है कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों सही है कि दोनों नहीं सही है। देखिए वरुण 2023 के बारे में बात हो रही है। सभी लोग कमेंट करें जल्दी से, 10 नंबर कमेंट करें। दस नंबर सभी लोग कमेंट करें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, कि इसका जो दोनों स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या देखें। देखिए भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच, पहले तो आप यही जान लीजिए कि जो वरुण अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, वो किसके किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच है। द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण का दूसरा चरण सितंबर 2023 में हुआ। कहाँ हुआ? तो अरब सागर में हुआ। ये भी याद रखिएगा क्योंकि बहुत पूछ लेगा, हिंद महासागर में हुआ, बंगाल की खाड़ी में हुआ, या कह देगा भूमध्य सागर में हुआ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ हुआ है? भारत के अरब की खाड़ी में हुआ है। इस अभ्यास का पहला चरण 16 से 20 जनवरी 2023 तक भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि स्टेटमेंट में ही कहा है कि दूसरा चरण है, पहला चरण भी भारत में ही आयोजित हुआ था। और यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वर्ष 1993 में शुरू हुआ था। मतलब ये जो सैनिक अभ्यास है ये 1993 में शुरू हुआ और वर्ष 2021 में इसे वरुण नाम से आयोजित किया जाने लगा। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2021 से इसका नाम जो है वो वरुण नौसैन्य अभ्यास किया गया। हालांकि इसकी जो शुरुआत है वो वर्ष 1993 से ही हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे आइए हमारे, कि अगस्त 2023 में किन दो देशों के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2023 संपन्न हुआ? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जायद तलवार की बात कर रहा है। भारत और सऊदी अरब, भारत और ओमान, भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात, भारत एवं इजराइल। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं क्या होगा। जल्दी से आप सभी इसका उत्तर बताएं। अगस्त 2023 में किन देशों के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2023 संपन्न हुआ? 11 नंबर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ये है जायद तलवार। और थोड़ा सा आप लोग व्याख्या देखें। देखिए भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच होने वाला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ये हुआ था। कब हुआ था? तो 18 से 11 अगस्त 2023 के मध्य। कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ था।
ये महत्वपूर्ण है कि इसका स्थान कहाँ है, तो दुबई में। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस विशाखापत्तनम एवं आईएनएस त्रिकंद ने किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तो जो हमारे युद्धपोत है जो भाग लेते हैं उनके बारे में भी पूछ लेता है कि स्टेटमेंट डाल करके। तो जो जायद तलवार की बात है वो यूएई के साथ हुआ, कहाँ हुआ, दुबई में हुआ। और इसमें जो हमारे युद्धपोत भाग लिए थे तो आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद ने भाग लिया था। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? आर माधवन, प्रसून जोशी, अपूर्व चंद्रा, ब्रजेंद्र पाल सिंह। बताइए, फिल्में तो आप लोग खूब देखते होंगे, तो थोड़ा सा उससे संबंधित जो पदाधिकारी लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका उत्तर क्या होगा। आर माधवन, प्रसून जोशी, अपूर्व चंद्रा, ब्रजेंद्र पाल सिंह। 12 नंबर, सभी कमेंट करें। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा आर माधवन। देखिए, 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं आर माधवन। साथ ही वह एफटीटीआई गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए। इस पद पर उन्होंने शेखर कपूर का स्थान लिया। आप सभी जानते होंगे कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे शेखर कपूर। वो एक प्रधानमंत्री सीरीज आती थी, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही शानदार सीरीज वो लेके आए थे। और इसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छी फिल्मों का भी निर्देशन किया है। एक बैंडेड क्यून उनके द्वारा निर्देशित बहुत शानदार फिल्म है, फूलन देवी के ऊपर बनी थी ये मूवी। तो उन पहले वो थे, उनको रिप्लेस किया गया, उनको मतलब उनका समय समाप्त हुआ, उनको कार्यकाल खत्म हुआ। तो उसके बाद आए हैं कौन, हमारे आर माधवन। और आर माधवन के बारे में तो आप सभी जान रहे होंगे कि बहुत अच्छे एक्टर हैं। तनु वेड्स मनु में तो वही हैं, तो देखिएगा, अच्छी मूवी है। चलिए 13 नंबर, महादेवी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है और इसके आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है? केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए, जो महादेवी वन्य जीव अभयारण्य है, पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है। क्योंकि ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में इसके आसपास के क्षेत्रों को जो है वो बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है कोर्ट के द्वारा। तो आपको बताना है कि केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और जल्दी से आप सभी कमेंट करें कि इसका उत्तर क्या होगा 13 नंबर, क्योंकि ये बहुत संभावना है कि आपके एनवायरमेंट से ये क्वेश्चन आ जाए, महादेवी वन्य जीव अभयारण्य। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है, इसका उत्तर होगा गोवा। और थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखें इसका। देखिए, स्थिति है गोवा। यह अभयारण्य और इसके आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया। किसने दिया? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा खंडपीठ ने। कब दिया? तो 24 जुलाई 2023 को। तो देखिए, ये कब दिया ये तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि बॉम्बे जो हाई कोर्ट है उसकी जो गोवा की पीठ है, क्योंकि गोवा का अपना कोई नहीं है, तो वो बॉम्बे पीठ के द्वारा ही की जाती है, तो गोवा खंडपीठ ने दिया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? WTA, वर्ल्ड बैंक, IMF, UNDP। और आप विश्वास मानिए कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और जनरली बच्चे गलत कर जाते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो इसको बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि देखिए, आप जब भी पेपर अपना PYQ उठा के देखिए तो प्रत्येक वर्ष यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। तो जब एक तो रिपोर्ट के बारे में जान लीजिए कि उसमें क्या कहा जाता है और वो किस संस्था के द्वारा, ये तो अब बहुत प्रमुखता से जानिए। क्योंकि अब जो है कमीशन जो है वो अपने पूछने का दायरा जो है वो विस्तृत कर चुका है। अब वो वन लाइनर नहीं पूछता है, और अगर वन लाइनर पूछ भी रहा है तो जो पहले ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से चीजें पूछता था अब वो चेंज कर दिया। और यही कारण है कि देखिए, जो पहले जो क्वेश्चन था 150 में मतलब 106, 7, 8 तक बच्चे कर लेते थे, आज 90 तक नहीं कर पा रहे हैं, 90, 95
तक करने में सबकी हालत खराब हो जा रही, क्योंकि आयोग जो है अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और जल्दी से बताइए। और इसमें जिसने इसका उत्तर सी दिया है IMF, वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा सी, IMF। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस वाशिंगटन DC स्थित IMF द्वारा जारी किया जाता है। पहले तो ये डेटाबेस जान लीजिए, आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF द्वारा। ये IMF जो संस्था वो कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में स्थित है। एक फैक्ट आपको और मिल गया। इसके अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर जो है वो 3% रहने का अनुमान है। मतलब इसने जो विश्व की GDP की बात करी, तो वो कितना कह रहा है कि 3% रह रहा है। और भारत के बारे में कितना बोला है, तो 6.3%। जो हमारा विकास दर है वो 6.3% रहेगा, जबकि विश्व का रहेगा वो 3%। तो आप ये हो गया। चलिए, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पिंकी, तनिष्का कोटिया, रानी राणा, अवनी लेखरा। जल्दी से बताइए। और आप लोग ये भी बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि परीक्षाओं में ये भी पूछ लेता है कि ये योजना चूंकि सफल योजना रही है और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में है, केंद्र सरकार की। तो अभी तो ब्रांड एम्बेसडर तो बताइए ही बताइए, साथ में कमेंट करके ये बताइए कि इसकी शुरुआत किस साल हुई थी। 15 नंबर, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है पिंकी, वो एकदम सही है। और आप लोग थोड़ा सा व्याख्या देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के, और ये यूपी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पिंकी हैं वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली हैं। अहरौरा के रामपुर डबही में पैदा हुई पिंकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर। तो वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चूंकि एक तो महत्वपूर्ण योजना है बेटियों से संबंधित, दूसरी चीज यूपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये यूपी की रहने वाली हैं और कोई बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति नहीं है, महिला नहीं है, तो जनरली लोगों का यहाँ ध्यान भी नहीं जाएगा, लेकिन बनाया तो इन्हीं को गया है। तो ठीक है, चलिए आज का हमारा जो प्रश्न है वो यहीं तक है, अभी आप जाइएगा नहीं। एक महत्वपूर्ण सूचना ये देखिए, ये हमारे समृद्धि IAS का जो है वो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसका PDF तो आपको वहाँ मिल ही जाएगा। साथ ही अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ भेजिए, वहाँ आपकी मार्किंग हो जाएगी, जो भी कमी रहेगा वो बता दिया जाएगा। और चूंकि ग्रुप में और भी बच्चे वहाँ आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आपको एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली करंट से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। यहाँ हम क्यूज भी कराते रहते हैं, सप्ताह में 2 से 3 दिन क्यूज भी कराते हैं परीक्षाओं को लेकर के, तो आपको एक बड़ा लाभ उससे मिलेगा। तो ले दे करके बहुत ही उपयोगी है, आप लोग इसका लाभ उठाइए। और चूंकि ये निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं है, तो आप लोग को तो फ्री ऑफ कॉस्ट समृद्धि संस्थान दे रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जिसके कारण हम आप यहाँ जुड़े हुए हैं, ये हमारे समृद्धि IAS का YouTube चैनल है। आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये आप ही का चैनल है और ये आप ही इसको अभी तक इतना स्नेह प्यार देके बढ़ाए हैं, आगे भी बढ़ाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी ही हम फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा हमारा लेट हुआ है, हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ परेशानियां थी, कुछ व्यस्तता थी, इस कारण लेट हुआ। लेकिन वादा करते हैं कि सप्ताह में आपको अब 2 से 3 वीडियो परीक्षा तक आपको मिलता रहेगा, कंटिन्यू मिलता रहेगा, आप लोग इसका लाभ उठाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।